बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से हम खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर ख़ासतौर पे पंजाब के हवाले से हम बात करते हैं। ज़िमनी इलेक्शन की बात चल रही है कि ज़िमनी इलेक्शन में किस पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी रहेगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने नून लीग के हमजा शहबाज साहब से तो मुलाकात की है, उन्हें जोहराना भी दिया है, मगर इसके साथ साथ कुछ इत्तफाक भी हुआ है कुछ मामलात के ऊपर। मगर क्या इत्तफाक वहीं तक है या इसके पीछे कोई और भी मामलात हैं जो ज़ेर बहस रहे और उनके ऊपर भी इत्तफाक हुआ, ये हारून साहब से हम जानेंगे। मगर इस पूरे माहौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अब की बार उम्मीदवारों का चुनाव बड़े ही सोच समझ कर बेहतरीन अंदाज में किया जाएगा, उनकी तैयारियां कहां तक पहुंची, इसके ऊपर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, बड़े अहम फैसले किए गए हैं, क्या उन फैसलों का खैर मकदम भी किया जाना चाहिए, इसके ऊपर बात होगी। मुल्क की मैशत के ऊपर बात होगी, डॉलर कितना बेलगाम हो गया, IMF प्रोग्राम के अंदर मजीद आवाम कितना ज़्यादा पिसेगी, आवाम की कितनी शामत आएगी, डॉलर कितना ऊपर जाएगा, रुपए की वैल्यू कितनी गिरेगी, और टैक्सेस क्या होंगे, जो बजट पेश होने जा रहा है उसके अहदाफ क्या होंगे, क्या उन्हें हासिल भी किया जाएगा, या फिर जिस तरह से कहा जाता है कि बड़े फैंसी ये हिंसे होते हैं जो सिर्फ आवाम के सामने रखे जाते हैं, असल हकीकत आवाम को कभी नहीं बताई जाती। हारून साहब, बहुत सारी चीज़ें सियासत की भी हैं, बजट की भी हैं, गवर्नमेंट की भी हैं, उसके ऊपर बात करूँगी। आप हमेशा PDM के बारे में ये बात करते थे, ये कंपनी नहीं चलेगी। कुछ लोग तो कहते हैं कि अब दूसरे गुब्बारे से भी हवा निकल गई है, सड़कों पर क्या आएंगे, गर्मी है, सियासत में कहीं इधर उधर रह गए हैं। तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं। नहीं, वो हमायत जो होती है वो तो हमारे डाइल्यूट तो नहीं हो जाती ना। हमारे लोग तो बड़े रिजिड है ना, जिसके साथ हैं उसके साथ हैं। ये नहीं, भुट्टो साहब की विरासत तबाह करने में कोई जरदारी साहब ने कसर नहीं छोड़ी। 88 में हुकूमत आई, उनको मिस्टर 10% कहा जाता था, बजा तौर पर कहा जाता था। अच्छा, फिर 93 में आई, इसके बावजूद तबाह करने में वो लगे रहे बड़ी कोशिशों से 2008 में आई। तो इतनी तवील जद्दोजहद के बाद वो इसको पीपल्स पार्टी को तबाह करने में कामयाब हुई। फिर भी सिंध में वो मौजूद है और हर बार इलेक्शन जीतती है, अगली दफ़ा भी जीत सकती है। लोग जो कमिटेड होते हैं वो हमारे यहाँ वो जल्दी नहीं छोड़ते किसी को। और खान साहब की पॉपुलैरिटी में तो इजाफा हुआ। बाकी है स्ट्रेटजी की बात। ये पार्टी ऐसी है कि ये कभी ठीक प्लानिंग नहीं करती, कभी भी। एक इसका ये मिजाज है कि ये फैन क्लब है, खान साहब खान साहब खान साहब खान साहब खान साहब खान साहब, पीरो मुर्शद, अब पीरो मुर्शद कहते हैं, हैं जी, मुर्शद, अब पीरो मुर्शद शुरू हो गया। और ये पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। 2006 में एक फंक्शन में अपना उन्होंने यही गाना गाते रहे, आखिरी उम्मीद है। मैंने कहा क्या आखिरी उम्मीद है, यही इसी तरह का क्या आखिरी उम्मीद है? पहली उम्मीद भी अल्लाह से, आखिरी उम्मीद भी अल्लाह से। बंदे तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, कब्रिस्तान बड़े पड़ रहे हैं नागुज़ीर लोगों से। बाकी ये कि भाई आप ये कहें कि भाई हम अपने लीडर से अच्छी उम्मीद रखते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वो तो बहुत शख्सियत परस्ती है ना जी। वो तो तमाम बातों में नहीं, हाँ तो है, इतनी नहीं किसी के बारे में। ये आलम या भुट्टो का देखा था जब भुट्टो साहब आए सितंबर में 1970 में, 1970 में, यस, तो लाहौर आए तो एक अखबार ने सुर्खी लगाई, शहर सितंबर भुट्टो पर निछावर हो गया। और उन साहब ने, अब्बास अदर उनका नाम था, बहुत बड़े न्यूज़ एडिटर थे, भुट्टो के बड़े कायल थे। तो वैसे तो वो प्रोफेशनली ऑनेस्ट थे, उन्होंने ये सुर्खी उन्होंने लगाई थी, इधर हम उधर तुम। तो फिर उन्होंने भुट्टो पे नज़में लिखी, जब वो फांसी दे दी गई तो उसका उन्होंने जिक्र रखा। अच्छा, हालांकि जिक्र तो अल्लाह और रसूल के सिवा किसी का इतनी वालहानापन था, वो उनको हमने देखा है, वो कोई बियॉन्ड डाउट बहुत बड़े शेख मुजीबुर रहमान थे। तो ये उसके बाद यही आदमी है जिससे इतनी वालहाना मोहब्बत की गई है, और ऐसे ऐसे उसके मज़ाहिर, वो देखते नहीं दस्तखत, अब सारे दस्तखत कर रहे हैं। ओ भाई, आप क्या और आपके दस्तखत क्या, और हर चीज़ में कॉपी करते हैं। वो बच्चों को, वो अपने वर्करों को वो गले लगाता है जो जख्मी है, तो वो भी यही करते हैं, हर चीज़ में उसको कॉपी करते हैं। और करिश्मेटिक है वो, तो सिंपल वजह तो यही है, करिश्मेटिक है, बोल्ड है। तहरीक क्यों नहीं चला रहे अगर इतने करिश्मेटिक हैं? तहरीक के लिए तैयारी करनी होती है, ऑर्गेनाइज करना होता है। पिछली दफ़ा देखें ना, वो फोर्स ही नहीं कर सके कि रिएक्शन क्या होगा। तो अब जाहिर है सोचेंगे, उसमें वक्त लगता है, और वो उस वक्त बड़ा मुगालता पैदा हुआ। 6 दिन का टाइम उनसे कहा गया कि भाई 2 हफ्ते में कुछ कर लेंगे। अच्छा, वो अब जाहिर है वो सिचुएशन ऐसी थी कि सामने फौज खड़ी, रेंजर्स खड़े हुए हैं,
तो वो अब कोई तसादम हो जाता तो लाशें गिरती, तो ठीक फैसला किया, बिल्कुल दानाई के फैसला, उसमें बुजदिली कोई अवाम और इदारे नहीं। देखिए बुजदिल वो नहीं है, ये इन सब से ज्यादा वो बहादुर आदमी है, जहाँ खड़ा रहता है और पुरज़्म आदमी है। तो वर्ल्ड कप से जाहिर है, निमल कॉलेज से जाहिर है, शौकत खानम से जाहिर है। 19 आउट ऑफ 20 डॉक्टर्स सेड कि हॉस्पिटल नहीं बन सकता, जो मशवरे के लिए बुलाए गए। अच्छा, चंद एक ने कहा बन सकता है, चल नहीं सकता। वो जो अंग्रेज एडवाइजर था वो कहता था, बार बार यही कहता था कि मिस्टर खान ये कैसे होगा, ये पॉसिबल दुनिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में नहीं है। देखो उसने कर लिया ना। जब आदमी इसके जो सुपर अचीवर्स हैं दुनिया में, सुपर अचीवर्स जो गैर मामूली कामयाबियां हासिल करते हैं, हर जमाने में होते हैं, उनकी खूबी क्या होती है? उनकी खूबी ये होती है कि वो कभी मायूसी का शिकार नहीं होते। अमीर तैमूर ने अपने, हुसैन नाम था उसका, ब्रदर ला से कहा कि इस इलाके का मैं तुम्हें गवर्नर मुकर्रर करूंगा जब मैं सल्तनत बना लूंगा। उसने कहा तेरा दिमाग ठीक है, एक कबायली सरदार की कैद में पड़े हुए हैं एक डेजर्ट में, पानी ना दे तो हम मर जाएंगे, खाना न दे पानी तो मर जाएंगे। उसने कहा इतनी गैर मामूली सलाहियत के साथ अल्लाह ने मुझे इसलिए पैदा किया है कि मैं इसकी कैद में मर जाऊं। ये देखिए ना, वो ख्याल मैंने हमेशा आपसे अर्ज किया कि बाहर से आता है। ख्याल जिस आदमी के दिल में अल्लाह डाल देता है वो समझते मैं कर सकता हूं, सही, ठीक। अब फिर वो कामयाबी उसे पुरएतमाद भी बना देती है। सही है, ठीक है। एक दिन भी ऐसा मैं खान साहब के साथ मैंने गुजारे 15 बरस, एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उसे शुबा हो कि वो वजीर आजम बनेगा। दूसरा बेवकूफ मैं था, बाकी हर एक को शुबा था। ये तो सब बाद में है, आप नाम लें कौन था, आके छोड़ जाते थे। ठीक है, ये ख्याल होता है। अच्छा, ये कैलकुलेशन नहीं थी, मेरी कोई कैलकुलेशन नहीं थी, मुझे उम्मीद थी। वो दिल में ख्याल होता है, ठीक है। 1 महीना और लेंगे, वो एहतजाजी तहरीक दोबारा शुरू करने के लिए खबर ये है 1 महीना और लेंगे। और अभी उनके पास बड़ा मसाला है, मसलन मुबैना तौर पे उनके पास सारे सबूत मौजूद हैं कि सलमान शहबाज ने मुबैना तौर पे, वो तो बताएंगे तो पता चलेगा, $3.5 बिलियन, कितने, $3.5 बिलियन, 700 अरब रुपए की करप्शन की, 700-750 अरब, और बहुत सी चीजें हैं। अच्छा, ये भी करेंगे। और अब ये शहबाज शरीफ सब आप मिलके काम करते हैं, मिलके काम, वो अल्लाह अल्लाह करो, दावत तो दे दी, एक दूसरे को तबाह करने पे आप दोनों तुले। मैं किसी एक को नहीं कसूरवार ठहराता, मिलके काम। भाई पहले तो कहो तलखी दूर कर लो, पहले वो पैमाना तो कोई तरीका हो, मैकेनिज्म हो कि भाई तलखियां दूर हो जाएं। बंदे मुलाजिम रखे हुए दोनों पार्टियों ने गालियां देने के लिए, और कह रहे हैं मिलके क्या बचेगा ना। जैसे इंडिया के साथ मैं हमेशा कहता हूँ, इंडिया से दोस्ती कर रहा हूँ, मियां मंशा साहब कहते हैं क्या यार अल्लाह ने शख्सियत पैदा की है, मैं तो हैरान हूँ। चलिए, वज़ीर आज़म तो मुल्की मफाद में कहा होगा ना, आइए कौन सा मुल्की मफाद है? मुल्की मफाद किसी का नहीं होता। मुल्क का कायद आज़म के बाद भूल जाए किसी का मुल्की मफाद था, लियाकत अली खान का था। अच्छा, और कुछ लोग थे, और मफाद जाती होता है लीडरों का, मुल्की मफाद क्या। अच्छा। दूसरी इस पार्टी की खुसूसियत यह है, ये कैथारसिस करते हैं, ये भड़ास निकालते हैं दिल की, सारी एनर्जी इसी में चली जाती है। वो एक लीडर थे, अब चूंकि फौत हो चुके, मैं उनका नाम नहीं लेता, उनके बारे में गुलबदीन हिकमत यार ने कहा था, सारी एनर्जी गुफ्तगू में ज़ाया करते हैं ये। दूसरी बात यह है कि एक आता खान साहब पे भी सादक आता है, जो बात बीवी को बताने की नहीं होती वो जलसा आम में बता देता है। ये भी वैसे खान साहब पे लागू होती है एक हद तक। वो तो मैंने कहा हिकमत यार तो उसके राइट हैंड जो करता था, लेफ्ट को पता नहीं होता था। काश मुझ में भी खूबी होती, लेकिन एनर्जी उसमें बहुत है, वो दबाव का शिकार नहीं होगा। अच्छा, और वो एहतजाजी तहरीक ज़रूर चलेगा। अब हिकमत अमली में कोई ब्लंडर कर दे, जो पहले भी उन्होंने किए, देखे ना क्या ज़रूरत थी जी जहांगीर तरीन को और अलीम खां को नाराज़ करने की। अलीम खां को वैसे गलत फहमी है कि खान साहब ने उसे गिरफ्तार कराया, कहा उसने यही जहांगीर तरीन से कि मैं बदला लेके छोड़ूंगा। 3 साल तो खामोश रहा, तो जब उसने देखा कि अब मौका है तो उसने कहा मैं बदला लेके छोड़ूंगा, और मैं ग्रुप बना लिया। ग्रुप श्रुप कोई नहीं था अलीम खां का, ऐसे ही आंक रहा था।
ये 2-4 लोग तो साथ थे वो उनके मुताबिक। कोई उनके मुताबिक कोई था ही नहीं, हमने पूछा, सबसे पूछा, उन्होंने कहा हमारा तो कोई नहीं, हमें खाने पे बुलाया था। अच्छा। ग्रुप शुरू, ओ सियासत में ये सब करते हैं, कोई इसमें सबसे ग्रेसफुल रहा जहांगीर तरीन, उस पे इल्जाम तराशी होती रही और वो खामोश रहा। और उसका अब भी रोल है, रोल अलीम खान का भी है, उसके पास एक चैनल है, लेकिन चैनल में ये होता है कि अगर आप उसको बेदर्दी से इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर उसकी कुव्वत घट जाती है। ठीक है, आपने ये बात की हारून साहब कि पीटीआई वो सियासी जमात है, ISI के चीफ का तबादला था। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ, अलीम खान वो अपना जहांगीर तरीन होता तो प्रॉब्लम ही नहीं था, 24 नहीं तो 48 नहीं तो 72 घंटे में हल कर देता है इसको, ये काम वही करता था ना। और अक्सर कहा जाता है खान साहब की मजबूती में जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा रोल किया। देखिए जहांगीर तरीन में ये बात है कि एक तरफ तो वो बहुत रोमांटिक है, रोमांटिक मतलब ख्वाब देखने वाला इन मानों में, दूसरा वेरी वेरी प्रैक्टिकल, तो ऐसे आदमी को लूज तो नहीं किया। ठीक है, आपने कहा कि तहरीक इंसाफ वो सियासी जमात है जो हर फैसला गलत ही करती है। जो पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन, ये मैंने नहीं कहा, ये आपने आगाज में कहा साहब। नहीं बात गलत फैसले किए हैं, ये सारे फैसले देखिए ना, सारे फैसले गलत किए होते तो वज़ीर आज़म कैसे बन जाते और 6% शहर तरक्की कैसे हो जाती, 1 मिनट कोरोना से फाइट कैसे करते हैं और 1 अरब दरख्त कैसे लगा देते जो सारे इंटरनेशनल अदारे मानते हैं, एहसास प्रोग्राम कैसे बनाते, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम कैसे बनाते, वो नौजवानों के लिए प्रोग्राम के लिए सारी। ठीक है, चलिए उम्मीदवारों के इंतखाब तक रह जाते हैं। उम्मीदवारों का इंतखाब के लिए क्या करेंगे, ये काम नहीं आता। उम्मीदवारों का इंतखाब, ये जो सीरियस एक्सरसाइज है ना, बैठ के यानी मेंटल एक्सरसाइज करना, ये इस पार्टी ने नहीं सीखा भाई। मैंने कितनी दफा कहा इस प्रोग्राम में, ये मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूँ, अभी मैंने असद उमर साहब को मुखातब करके गया, ओ भाई साहब इलेक्शन होने वाले हैं, उम्मीदवारों का इंतखाब करो। कब? 1 हफ्ता 10 दिन पहले ट्वीट भी किया ताकि लोग गवाह रहे हैं इसके। वो आप किस काम में लगे हुए हैं, इलेक्शन की तैयारी करें, उसमें इलेक्शन खुद है, उसमें एजिटेशन हो जाता है। फवाद शाह साहब कह रहे थे कि अभी कुछ देर पहले हमारे चैनल के एक प्रोग्राम पे कि हम इरशाद आरब साहब के प्रोग्राम में, कौन सा प्रोग्राम है, इरशाद साहब के प्रोग्राम में तो वो कह चुके हैं कि हमने अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर लिए हैं ज़िमनी इलेक्शन के लिए पंजाब के अंदर। कौन उतरेगा, आप ही कोई इत्तला दे दें। फिर उन्होंने ये तासुर दिया, कहा साफ अल्फाज में नहीं कहा, मैं सुन रहा था, तो फिर आप ही कुछ बता दें। नहीं, वो अपना जैन कुरैशी का तो तय है, क्योंकि वो तो चाहे मतलब उसको जो करना पड़े, वो 7 शर्तें नहीं वो कहानी में होता पूरी करनी पड़े, वो तो अपनी बात बनवा के रहता है। शाह महमूद तो हर कीमत पे 5 ज़िमनी इलेक्शन उसने हराए थे और अक्सर में 2-2, 4-4, 15,000, 20,000 वोट मिले थे। तो ये तो उसने कहा चूंकि मैंने लड़ा था। अब वो सुलेमान नईम जो है वो दांतों तक इनको पसीना आएगा। हाँ, सलमान नहीं। वैसे नून लीग की जो सलाहियत है इलेक्शन जीतने की और जो हरबे वो इस्तेमाल करते हैं वो इनको तंग बड़ा करेंगे। नईम सुलेमान घुल्ले मिलने वाला आदमी है सुलेमान नईम, और वो इनको बड़ी मुश्किल में डालेगा। अच्छा। और दूसरा वो था शहजाद अकबर को जिसने वो नज़ीर चौहान साहब की आप बात कर रहे हैं। नज़ीर चौहान साहब को उनका है, इसी तरह कुछ और भी हैं, लेकिन वो फाइनल लिस्ट वो खुद ही दें। इस बात की तस्दीक आप कर रहे हैं कोई हफीजुल्लाह साहब के भाई जो हैं? हाँ, नाम नहीं ज़हन में आ रहा, हफीजुल्लाह साहब के भाई को दे दिया टिकट। उसमें बड़े लोग चेप में कर रहे हैं, लेकिन बस जाहिर है खान साहब को एतमाद हो गया तो उन्होंने दिया। जीत जाएंगे वो, जीत जाएंगे, जीतने के चांस है उनका, उस इलाके में उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी है। ठीक है, ऐसे में जब आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी जीतने का यानी इम्कान बहुत है। ठीक है, ऐसे में जब नून लीग और पीपल्स पार्टी तय कर चुकी है कि वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर होगा और एक साथ इकट्ठे उम्मीदवार मुतफ़क़ा तौर पर मैदान में उतारेंगे, तो खान साहब कहाँ जाएंगे फिर? वो एक काफ लीग ने उनकी हमायत का ऐलान किया है। चौधरी शुजात साहब का आ रहा है नाम, वो न, 1 मिनट, वो अलग वैसा है। वो काफ लीग ने उनकी हमायत का ऐलान किया खान साहब का। अच्छा। वो एक मशहूर हुआ है जिससे एक मुहावरा वजूद में है। 4 घुड़सवार जा रहे थे दिल्ली में, दिल्ली की तरफ, उस तरफ उनका रुख था। एक आदमी खच्चर पे जा रहा था पीछे, और वो हिकायत में से टट्टू कहा जाता है। वो तंजिया नहीं है, लफ्ज मुस्तमल था, अब तो और मानों में इस्तेमाल होने लगा। इंडिया में अभी भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता है। नहीं, तो वो यही लफ्ज, सब लफ्जों के मानी वक्त के साथ बदल जाते हैं। तो वो अपना वो जा तो रहे थे 4 घुड़सवार, तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहे जनाब?
तो वो उन्होंने तो जवाब अभी दिया नहीं। तो टट्टू वाले ने कहा कि हम 5 सवार दिल्ली जा रहे हैं, इसको कहते हैं 5वां सवार। पीपल्स पार्टी के कोई वोट नहीं है, सराइकी बेल्ट में भी इतने हैं कि थोड़ा एक तासुर उनका कायम हो जाता है, जीत नहीं सकते कोई सीट वो। अब ये एक तरह का, अब आप उसके लिए कोई सख्त लफ्ज नहीं मैं इस्तेमाल करना चाहता, मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हर शाइलाक जो है वो 8 पाउंड गोश्त चाहता है, तो वो ये सीटें लेंगे उनसे। और काबली वाले मुमकिन है इसलिए कि वो, लेकिन वो काबली के तो और ही किससे छिड़ गए भाई, कि वो कह रहे हैं, लोग सर्कल्स कह रहे हैं कि भाई चौधरी शुजात ने बात कर ली है उनसे जी नून लीग से कि इनको स्पीकर रहने दें अगर, तो लेकिन अभी देखें गुज़श्ता रोज़ पूछा मैंने नहीं इसलिए कि इस तरह की बात बताता कौन है। गुज़श्ता रोज़ इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी हुई है हमजा शहबाज के साथ, शाफे जो हैं उनके बेटे सालिक हुसैन और बशीर चीमा साहब जो हैं काफिले से ताल्लुक है। मीटिंग हुई बस ये है कि भाई अहम मामलात कह रहे हैं कि ज़ेरेवाल आए थे ज़िमनी इलेक्शन को लेकर। ज़िमनी इलेक्शन में वो क्या करेंगे, काफिले क्या कर सकती है, वो तो उन्होंने ऐलान तो कर दिया खान साहब की हमायत का। ठीक है अरुण साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन है, क्या लोग बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि खान साहब तो मकबूल लीडर अभी भी हैं, कि उतनी ही तेजी से ज़िमनी इलेक्शन के लिए दरख्वास्तें भी इनके पास आई होंगी? बेपनाह दरख्वास्तें, और उसमें से बेपनाह दरख्वास्तें। देखिए जी, अगर धांधली नहीं होती तो 2-4 सीटें जीत सकती है नून लीग। एक तो पहले ही वो मतलब ये उनकी सीटें हैं, दूसरा ये कि उनके वोट 7, 8, 9, 10% बड़े हैं। तीसरा ये कि महंगाई का सारा बार तो इन पे है, रुलाया तो इन्होंने है लोगों को। दुरुस्त, ठीक है, दुरुस्त। 17.1% जो है, 13% जो है वो है महंगाई, जो सरकारी एदाद-ओ-शुमार है, दरअसल इससे कहीं ज्यादा है, 13.8। ठीक है, वो जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या है कि वो खातून ने खाना पकाना था, उन्हें मियाँ के पास जाती है, उसने बोतल जो है वो छुपा के रखी हुई, उसमें ढक्कन में उसको तेल डाल के देता। हाँ जी, इस तरह के भाई घी 3 गुना महंगा हो गया। अगरचे उसमें ये नहीं बात ठीक करनी चाहिए, इनका क्या कसूर है? मलेशिया में फसल कम हुई, इंडोनेशिया में कंजप्शन बढ़ गई है, फसल भी बहुत अच्छी नहीं हुई, कम है। इनको कोई हुकूमतें होती सूझबूझ की, तो जो हमारे यहाँ तो कोई काम होता नहीं। पहली बात है 20 साल से ये ज़ेर बहस है कि जी ये कुकिंग ऑयल का यहाँ बंदोबस्त किया जाए, तो क्या है जी उसका बंदोबस्त? कुछ भी नहीं है। ओ भाई चलो, पाम ऑयल के दरख्त लगाने में तो कुछ 2-2.5 साल कौन सा अर्सा होता है, लेकिन ओलिव तो आप जितने चाहें, सॉरी ये तो जितना चाहें उगा सकते हैं आप, नहीं कैनोला तो जितना चाहें आप उगा लें, सारा हुकूमत खरीद ले। ओ भाई $5-6 बिलियन का ज़र मुबादला बचाना कोई मामूली बात होगी? जैसे ये है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में था, जो आते ही शहबाज शरीफ साहब ने बंद कर दिया पैसे देने, 7 अरब रुपए महीने के दे रहे थे। अच्छा, वो उस पर कोई सूद नहीं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है अभी वो इमेजिनेट के बगैर सूद के लोगों को पैसे मिल रहे हैं मकान बनाने के लिए और जनाब छोटा कारोबार करने के लिए। रिटर्न रेट क्या था? क्या 100% जिन्होंने लिए हैं, जो किस्तें में दे रहे हैं 100। देखें ना, एक आदमी ने मकान बनाना, अब वो उसके पास पैसे कम है, उसको मिल गए पैसे 7 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, कितने 5 लाख रुपए तुम्हारे। अब वो सादा से मकान जो लोग बनाते हैं देहात में, छोटे इस तरह के मोहल्लों में, अब उसको तो मतलब सूद देना ही नहीं है। वो 5 लाख में एक कमरा, उसमें एक कमरा था, एक उसने और बना लिया, तो वो तो किराया दे रहा है ना, इधर 10-15 हज़ार रुपये महीने के। वो तो बना ही सकता था। इसी तरह जिन्होंने छोटे कुवत से, मैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब से पूछा, उन्होंने कहा हम तो 2.5 लाख के देते थे। अच्छा, और रिटर्न रेट जो है अब 270 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर ज़ाया कर रहे हैं, बेकारी पैदा कर रहे हैं, अपाहज पैदा कर रहे हैं। देने तो चाहिए, जरा गरीब आदमी है, मगर जो मुस्तहकीन है नहीं, ना वो अलग बहस है, इसको छोड़ दें। मुस्तहकीन को पीपल्स पार्टी और नून लीग और मुस्तहकीन को, ये तो इसको तो छोड़ ही देना फिलहाल। बात यह है कि अगर आप ये 270 अरब रुपए दें लोगों को कर्ज, तो आपका कितना खर्च होगा? आपने जो 100 अरब रुपए देंगे, 270 अरब है ना, कुछ और भी जा रहे हैं, इमरान खान तो 1200 अरब तक गया सारे मुख्तलिफ प्रोग्राम। 300 अरब रुपए अगर आप दे रहे हैं
तो इसमें 5% 6% तकरीबन इंटरेस्ट रेट है, वो हुकूमत पे करेगी, और कोई 7 से 8% इंतज़ामी अखराजात हैं जो प्राइवेट अदारों के ज़रिए, क़ुव्वत के ज़रिए, और भी हैं तंजीमें, लेकिन ज़्यादातर क़ुव्वत के ज़रिए। तो आपने 100 रुपये दिए तो 87 अरब रुपये आपको वापस मिल गए। तो आपने 300 रुपये दिए तो आपने दरअसल 39 अरब रुपये दिए, और इन्फ्लेशन शामिल कर लें, चलो 50 अरब 60 अरब रुपये, 270 की बजाय 70 अरब कर लें, 200 अरब भी बच गए, और लोग कारोबार भी करने लगे। बात ही जनाब ने बंद कर दी, क्योंकि पिछली हुकूमत ने अगर कोई अच्छा काम किया तो उसको तो रोकना बड़ा ज़रूरी है, लोग तो उसको दाद देंगे वरना। सही है, ठीक है, लेकिन हारून साहब ये भी तो इनका पॉइंट अपनी जगह पर मौजूद है कि पैसे मौजूद नहीं है हमारे पास, कहाँ से देंगे, वापसी उनकी कैसे मुमकिन बनाएंगे। अभी तो ये पॉसिबिलिटीज़ में चीज़ शामिल ही नहीं है। सारी सूरत हाल तो मईशत की मिफ्ता साहब सामने रख देते हैं। हाँ जी, वो 40-50 देखिए, जनाब उमर इब्न खत्ताब, एक बच्ची जा रही थी, पहले भी ये वाक़या सुनाया था, लेकिन ये वो बातें हैं जो दोहराते रहने चाहिए। उन्होंने कहा ये बच्ची कौन है, लोगों से पूछा ये बच्ची कौन है, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन आपकी पोती है। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि पोती को ने क्यों नहीं पहचान सके। कहत पड़ा था, 5 साल रहा था, घर का राशन अदा कर दिया था, छोटे बच्चों पे भी उसका तलाक किया था, बाई एग्जाम्पल लीड किया जाता है। उसकी तो कोई तरदीद नहीं आई कि 7 करोड़ रुपए स्विमिंग पूल की मुरम्मत पे 20-30 लाख रुपए में स्विमिंग पूल बनता है जहां सैकड़ों आदमी नहाते हैं। एक आदमी के नहाने के लिए कितने वो भी सिर्फ 50 करोड़ का होगा तो 7 करोड़ रुपए मुरम्मत रेनोवेशन के लिए। क्या किस लिए? आप जाएं, जाती उमरा देख लें, सोने की टूटियां, सोने की टाइलें, जिसने फराहम की उसने मुझे बताया। वो सोना पूरा नहीं होता, उसके ऊपर वो लगाया जाता है, पानी लगाया जाता है, कुछ पेपर वगैरह का काम होता है। ये लोगों को सादगी के अखराजात कितने इंतजामिया के कम किए जा सकते हैं, बेपनाह कम किए जा सकते हैं। अभी कैबिनेट ने डिसीजन लिए तो यार साहब, उस पे भी इम्प्लीमेंट होगा उस दिन देखेंगे। नहीं, 40% उन्होंने कटौती कहा, वो से शुरू है नमाइशी सारे। हम 50 साल से मैं देख रहा हूँ, सारे चकमा देते हैं। वो चौधरी मोहम्मद अली जैसे लोग थे, काबीना की मीटिंग हुई घर पे, एक दिन छुट्टी नहीं की चौधरी मोहम्मद अली ने अपने पूरे करियर में। वजीर आजम पाकिस्तान, तो खाना जो ताखीर होगी कुछ, अच्छा, तो लोग जरा हैरान हुए, भाई खाना तो चौधरी साहब तो बड़े पंक्चुअल आदमी है। तो इतने में उनकी बेगम नमदार हुई और पंजाबियों ने कहा लो भराओ खाना खा लो। तो उन्होंने कहा, और हाथ उनके आटा लगाओ। तो चौधरी साहब ने कहा बावर्ची तो है, लेकिन बेगम साहबा ज़रा भरोसा ज़्यादा नहीं करती बावर्ची पे, खुद ही खाना पकाते। वो और लोग थे, ये और लोग हैं, ये अरबों खरबों ज़ाया करते हैं, और ये शहतीर निगल जाते हैं और मच्छर का खून, मच्छर को छानते हैं। ये कभी ये सादगी ये इख्तियार करेंगे? चलो मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, सादगी मुहिम के ऊपर तो मैं बात करूंगी, मगर जाते जाते एक सवाल। सबके मकान उसने दिया, ख्वाजा आज़म ने कहा 400 कनाल का, हर रोज वो मकान बढ़ जाता है। 280 कनाल का है, मुझे तो अच्छी तरह याद है। अब शायद वो 300 का हुआ, 325 का, 450। ये एक दिन इमरान खान का मकान जो है ना 1 लाख कनाल का हो जाएगा, कि वो किराए के लिए खाली है। तो जो 25,000 कनाल वाला जो खाली है, वो जो भाग गया लंदन में बैठा हुआ है, वो याद नहीं है तुम्हें? ये तानाजनी, तमस्खर, फजूल खर्ची, ये कितने कुछ लोग नहीं पीटीआई के छोड़ना चाहते, क्यों? वो कहते हैं जी कितने करोड़ रुपए लगे, कितने करोड़ रुपए से तो ये इलेक्शन लड़ते हैं। इसके बाद आप कहते हैं ये सादगी इख्तियार करेंगे। चलिए ब्रेक पर चलते हैं। सादगी मुहिम जो हुकूमत ने शुरू करने का फैसला किया है, और बजट की जो अहदाफ हैं क्या वो हासिल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इसके ऊपर भी एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, बजट की मैं बात करूंगी, मगर उससे पहले आपने चूंकि किफायतशुमारी मुहिम के ऊपर बात की थी, कैबिनेट ने जो फैसले किए, 40% उन्होंने कहा पेट्रोल के अंदर कटौती सरकारी अफसरान की। मरियम साहबा कहती, मरियम औरंगजेब साहिबा, कि सरकारी अफसरान या कैबिनेट के दूसरे अरकान बाहर इलाज के लिए नहीं जा सकते। 7 दिन की बजाय 5 दिन काम होगा, आधे दिन की और छुट्टी हो जाएगी, तेल बचाएंगे, बिजली बचाएंगे। इसके अलावा आप क्या चाह रहे हैं? जब करेंगे नहीं सब कुछ तो मैं मान लूंगा। ये इस खानदान का मिजाज ही नहीं है ना। जरदारी साहब का है कि सरकारी दौलत बर्बाद न करें,
अच्छा। वो इमरान खान था जो अपने घर में रहता था, वहीं खाना खाता था, यानी सुबह दोपहर में वहाँ खाता होगा, और दोपहर का खाना तो वो उसका होता ही कुछ नहीं, सैंडविच वगैरह खाता है। रात को खाना खूब खाता है, अब तो खैर कम खाना खाता है, तो जाहिर है ज़्यादा वर्जिश करता हो। और अभी शाम को बात करनी थी तो घर चला गया। अब वो खान साहब घर में रहने लगे। वो मुझे रैगन की एक तकरीर याद आई कि अब मैं एक शरीफ आदमी हूँ और 9 बजे घर चला जाता हूँ। हाँ जी, खान साहब तो 5 बजे ही चले जाते हैं। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ अवाम ओ बातें हैं जी। अच्छा, कभी इनका देखे ना, आज एक वाक्य पे नहीं मुतय्यन होता, आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। परवेज इलाही बजट में पैसे छोड़ के गया, 100-200 अरब रुपए, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है। और शहबाज शरीफ के दौर में सुबह मकरूज हुआ, इतना हुआ कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये सारा कर्ज जो है, कहते हैं जी ये उसने बड़ा कर्ज लिया, इमरान खान वो कर्ज लिया, उसने कर्जे वापस किए, ठीक है। $3-4 बिलियन उस पर वैक्सीन पे खर्च हुए। तो जैसे अब है, अब क्या हुआ, ये इतने गिरे क्यों हैं? ज़रा मुबादला के ज़खायर, पैसे वापस करने थे ना। इमरान खान कुछ आपको रकम हर साल वापस करनी होती है ना, सूद भी, जैसे आज अगले साल 300 अरब रुपये तो सूद अदा कर रहे हैं, तो इसके अलावा जो है कर्ज भी वापस करना। और इमरान खान तो ऐसा खुशकिस्मत साबित हुआ है, ये सारी मुसीबत उस पर आनी थी। देखो ना, पेट्रोल जब महंगा हो गया, मजीद महंगा हुआ है, अभी और होगा, और एडिबल ऑयल महंगा हुआ, कोयला महंगा, हर वो चीज, अनाज महंगा हुआ। गंदम जो है इंटरनेशनल मार्केट में आखिरी दफा चेक किया था तो पाकिस्तानी करेंसी की मतलब 4400 रुपये थी, अब डॉलर का जो और वैल्यू गिरी है तो 4500-4600 रुपये होगी, ज़्यादा होगी, 4600 होगी। तो ये सारी मुसीबतें तो इमरान खान पे आनी थी, तो खुश होने चाहिए। पता नहीं क्यों खान साहब अवाम पे जो मुसीबत अभी 2 दिन बाद टूटनी है बजट की शक्ल में, उसकी तो कुछ बताए ना। क्या 1000 अरब रुपए जो है मजीद टैक्स लगेंगे, मजीद टैक्स लगेंगे, और क्या, और पेट्रोल महंगा होगा। वो आपसे कहा था उनका क्लिप रखें। चलिए मैं फिर दिखा देती हूँ, प्रोड्यूसर जरा दिखाएं अवाम की कमर कैसे टूटती है, और हमारे मुल्क के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब, उनके फेस एक्सप्रेशन कितने खुश हैं कि टैक्स लगाने और पेट्रोल महंगा। I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, but the rest of you will be okay. मैंने कितनी दफा कहा कि he is a child, बच्चा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, और उनके कहते चलिए हो रहा है, चलिए मजबूरी भी है, दुनिया में पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है, तो पल्ले से तो हुकूमत पैसे नहीं डाल सकते। पेट्रोल से तो हुकूमत पैसे हमेशा कमाती रही है, पहला मौका है कि डालने पड़ रहे हैं। और ठीक होना, फिगर भी ठीक दे, 120 अरब रुपए माहाना, जबकि हुकूमत के कुल अखराजात 40 अरब रुपए माहाना, उससे 3 गुना। तो वो 6-7 बिलियन साल के पेट्रोल में तो नहीं डाल सकते। लेकिन हंस क्यों रहे हैं आप? किसी को कोई बुरी खबर सुनाते हैं तो कि भाई आपकी जो तनख्वाह है वो 50,000 रुपए की बजाय 30,000 रुपए रह गई है, कटौती लग गई। इसमें हंसते कह तो नहीं लगाते। हालांकि एक छोटी बात है, आपको तकलीफ नहीं हो रही, शक्ल ही वैसी बना लो। नहीं, तकलीफ तो इनको क्या तकलीफ है यार, अरबपति लोग हैं और सरकारी खर्च पे जिंदा रहते हैं। और दुकानदार का क्या प्रॉब्लम है जी? इवन किराने के दुकानदार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये तो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इनकी फैक्ट्रियां हैं, जो चीजें बेच रहे थे उसकी कीमत बढ़ा देंगे। सही है, ठीक है। मसला तो है तनख्वाहदार आदमी का, जागीरदार का भी कोई मसला नहीं है। भाई जरी टैक्स कितना मिलता है आपको पता है? पाकिस्तान की इकोनॉमी का 22% एग्रीकल्चर, जरी टैक्स कितना होता है? 1.5 अरब रुपए सालाना। 1.5 अरब रुपए सालाना जो है वो कराची के एक प्लाजा से वसूल होते हैं। एक प्लाजा से, एक नहीं, ऐसे कई प्लाजा है, शॉपिंग सेंटर है। 1.5 अरब रुपए, उसमें पूरा टैक्स क्यों नहीं लगाते? इसलिए कि जागीरदार असेंबली में बैठे हैं ना। मजदूर जो 500 रुपए सारा दिन इस गर्मी में ईटें ढोता है, 500 रुपए या 600-700 रुपए मिलते होंगे उसको, ताज़ा तरीन तो पूछा नहीं। उससे आप पैसे वसूल करते हैं। वो चीनी वसूल करेगा, लेगा, उस पर टैक्स होगा। वो चाय की पत्ती लेगा, उस पर टैक्स होगा। वो साबुन लेगा, उस पर टैक्स होगा। और सिगरेट पे तो बहुत ज़्यादा है अगर वो पीता हो। तो ऑयल पे टैक्स है, कोई 100 रुपए के करीब है कुकिंग ऑयल पे। अच्छा, और कोई चीज़ वो खरीदेगा, वो जो मजदूर पसीना सारा दिन बहाता है, उसका खून पी के ये माशरा जिंदा है। और फिर ये कहकहे लगाते हैं, और फिर ये उस पर कहकहे भी लगाते हैं और चकमा भी देते हैं
कि जी हम तो वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे बड़े बड़े मोहल्लात में लोग रहते हैं। कौन रहता है बड़े मोहल्लात में? आप, सबसे बड़ा मोहल्ला आपका है। जरदारी साहब के जिन्होंने 16 मकान खरीदे हैं बलावल हाउस के इर्द गिर्द, और उज़ैर बलोच के जरिए खरीदे। हमाद हज़रत साहब को मैं सुन रही थी, हारून साहब वो कह रहे थे कि मुल्क की जो हालत है उसमें फौरी इंतखाबात की ज़रूरत है, मगर शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क के वज़ीर आज़म, वो ये बात आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। वो कह रहे थे अभी 1 साल 3 महीने हमारी गवर्नमेंट है, इसके बाकी हैं। कौन कहता है बाकी? ये वज़ीर आज़म साहब। और इवेंट्स जब टेक ओवर कर लेते हैं, जब हिस्टोरिकल फोर्सेस अनलीश हो जाती है, कोई चीज़ किसी के काबू में नहीं है। कभी आपने देखा था उन लोगों पे तनकीद हो रही है, एक फिक्रा जिन पे तनकीद का कोई कह दे इस तरह का, तो हैरत होती थी कि भाई ये इसने कैसे कह दिया। वो उसमें 10,000 20,000 मैसेजेस तनकीद के आ रहे हैं रोजाना। वो दुनिया बदल गई है, इनिशिएटिव किसी के पास है नहीं। वो ऐसे अपने दिल को तसल्ली देने के लिए और लोगों को वो बहलाने के लिए कह रहे हैं बिजनेसमैन को, सवाल ही नहीं पैदा होता। उधर से ही एक सवाल और दे देती हूँ आपको मैं, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं। एक अखबार नवीस के साथ गुज़श्ता रोज़ कुछ मामला गड़बड़ हो गए हारून साहब, और उन्होंने फिर सीधा सीधा ही उसामा बिन लादेन का ताना दे दिया। वो साबिक फौजी की बात आप करें जी, उन्होंने कहा अब आप उस वक्त क्यों नहीं निकले जब उसामा बिन लादेन था? जी, बेखबर लोग। उसामा बिन लादेन का किस्सा ये है कि CIA और ISI इंटेलिजेंस शेयर करती थी। टेररिस्ट आ रहे थे तो वो जो कोई एक टेलीफोन आया जो अरबी ज़ुबान में था, उसका तर्जुमा कराया गया, और वो गुफ्तगू न आवाज़ तो नहीं जानते थे कि एक अरबी में एबटाबाद से कोई आदमी गुफ्तगू करता है, और वो दे दी गई CIA को। अब होता ये था कि इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी, वो वापस इन्फॉर्मेशन देते थे जी कि ये फलां आदमी है। उन्होंने मालूम कर लिया कि क्या है। अच्छा, अब ये है कि वो छुपा हुआ था जी, वहाँ फौजी छोनी, वहाँ कोई फौजी छोनी नहीं है। एबटाबाद काकूल अकेडमी है, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं फासले पे। वजीरिस्तान से और कबाइल इलाकों से बेशुमार लोग एबटाबाद आए, और उन्होंने अपने मकान, उसमें एक मकान वो भी था जो उसने खुद तो नहीं बनाया ना खड़े होके। ओ भाई हिकमत यार, बरसों छुपा रहा अफगानिस्तान में, एक इंडिविजुअल था। ईरान से अमेरिकियों ने थ्रेट किया ईरानी हुकूमत को, वो भाग के अफगानिस्तान पहुंचे। जाहिर है पाकिस्तान, ईरान क्रॉस किया, पाकिस्तान क्रॉस किया, या ईरान से सीधा अफगानिस्तान गया। तो ये छुप जाने, वो यासर अरफात बरसों खुफिया ज़िंदगी गुजारता रहा, जिसे चाहता था मिलता था, नहीं मिलता था। इसराइली उसको ट्रेस नहीं कर सके, वो अपनी फितरी मौत मरा ना। अच्छा, वो अपना CIA ने वापस ये इत्तला देने के बजाय कि उसामा बिन लादेन है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये मैं कोई सुनी बात इधर उधर से नहीं सुनी कर रहा, मुझे जनरल परवेज़ अशफाक परवेज़ कियानी ने खुद बताया। जनरल पाशा साहब वहाँ मौजूद थे। एक कुछ गुफ्तगू एक जगह पे हुई थी, फिर उनसे मैंने बाद में पूछा कि आप उस वक्त कहाँ थे? उन्होंने कहा मैं जाग रहा था, देर से सोते हैं। और मुझे बताया गया, और मैंने कहा कि एटमी तनसीबात पर शायद हमले का ख़तरा हो। वो तो हमेशा रहता ही है, अंदेशा तो होता ही है ना। तो पहले वहाँ पता करते रहे, फिर पता चला कि हमारा नहीं है। हम फिर सोचा हमारा होगा, हमारा भी नहीं है। फिर पता चला कि ये मामला इतने में ताख़ीर हो चुकी थी, हम कार्रवाई नहीं कर सकते थे। मगर वो सख्त बहुत बात कही अमरीकियों से। एक ऐसा वाक़या हो गया तो ताल्लुकात ख़त्म हो गए। फौजी अफसरों का क्या ताल्लुक था उसामा बिन लादेन पर एहतजाज करते? देखे ना, पहली बात तो ये है कि फ़ौज को मूरद इल्ज़ाम इस पर ठहराना। एक जनरल परवेज़ अशरफ कियानी साहब का जजीरा है ऑस्ट्रेलिया में, उस जजीरे का नाम कोई नहीं, गए वो कभी नहीं, आज तक वीज़ा ही नहीं अप्लाई किया। ये क्या लोग हैं? इनका काम है अपने मुल्क की तजलील करना, अपनी मिलिट्री लीडरशिप की तजलील करना, मुखालफिन की तजलील करना, और इनको पता नहीं फौज होती क्या, इनको ये पता नहीं एजेंसियाँ काम किस तरह करती हैं। अच्छा, वो भाई वो बता देते तो सवाल है, कितने आदमी हैं जो टेररिस्ट छुपे फिरते हैं, जिन्होंने GHQ पे हमला हुआ, GHQ पे हमला हुआ ना, ISA के दफातर पे हमले हुए, तो नहीं पता चलता बाज़-औक़ात। ठीक है, इसमें क्या ऐसी बात है? मगर ये तो वो लोग हैं जो मगरब के नुक्ता नज़र से सोचते हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, सोचते हैं। वो एक अंग्रेजी का अखबार में पढ़ता हूँ, अखबार अच्छा है वैसे, रिपोर्टिंग का मेयार अच्छा है। मैं सोचता हूँ ये वाशिंगटन से निकलता है, लंदन से निकलता है, कि या कराची से निकलता है, क्या अखबार? ठीक है, शाहिद खान अब्बासी साहब ने, आपने रिटायर्ड अफसरान की बात की, उन्होंने यही कहा आप लोग पहले कहाँ थे? अगर आ गए हैं और इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं, इलेक्शन कराएंगे, क्या मतलब है? मगर इलेक्शन 2023 में क्राइसिस अब पैदा हुआ है, क्राइसिस अब पैदा हुआ, पहले क्या करते वो?
उनका कहना है शाहिद खान अब्बासी साहब कहाँ थे? बेशुमार में 1 दर्जन इश्यूज गिनवाता हूँ, वो कहाँ थे? शाहिद खान अब्बासी कहाँ थे? वो एक डॉक्टर सरार मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने एक दफ़ा इमरान खान की डोरियाँ कौन हिला रहा है, मैंने एक कॉलम लिखा, डॉक्टर सरार साहब की डोरियाँ कौन हिला रहा है? क्या ये बचगाना बात है? अब्बासी साहब कहते हैं आप डिमांड इलेक्शन की कर रहे हैं, इलेक्शन होंगे मगर 2023 में। मैं कहता हूँ 2123 में कराएं, 2123 में करा लें, इनका बस चलेगा। खुदा ने अपनी दुनिया इनके हवाले कर दी है 2123 में, ये तो इनके दावे हैं ना। तो ये कितनी दफ़ा निकालेगा नवाज शरीफ साहब हुकूमत से? कितनी दफ़ा निकालेगा? अब नहीं निकलेंगे। इलेक्शन का मोस्ट प्रोबेबली, मैं दावा तो नहीं कर सकता, मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, मेरा ख्याल है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। खामोशी बहुत सारे लोगों को भुला देती। नवाज शरीफ साहब भी आजकल खामोश है। ब्रेक से वापस आके इसका जवाब नवाज शरीफ साहब इसलिए खामोश हैं कि वो मोदी के खिलाफ लबकुशाई कर सकते ही नहीं है। इस पे भी मैं बात करती हूँ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपने हारून साहब इंडिया की और नवाज शरीफ साहब के मुतालिक बात की थी। इमरान खान साहब कहते हैं पूरी दुनिया में एहतजाज बायकॉट करके हो रहा है, यहाँ पर एहतजाज इस तरह से रिकॉर्ड हो कि शरीफ फैमिली या नवाज शरीफ साहब अपने खानदान का मोदी के खानदान से ताल्लुक खत्म करने का ऐलान कर दें, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका जो कोई दोस्त है तो मोदी है, मियां मनशा हैं, जो इंडिया से हर वक्त तजारत का राह गलापते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है। जैसे वो एक बुढ़िया थी, मैंने देखी, बुढ़िया तो नहीं थी, मतलब 45 बरस की होंगी, 50 बरस की होंगी, सादा सी खातून, एक गाँव में, मेरी बहन वहाँ रहती थी। वो सुबह से शाम तक एक बात कहती थी, कोई मुझे मक्का मदीना ले जाए। उस ज़माने में कोटा होता था, हर कोई नहीं जा सकता था। मतलब 10,000 दरख्वास्तें आई तो 3,000 को इजाज़त, फॉरेन एक्सचेंज का मसला था। ये तो भुट्टो साहब के ज़माने में आम इजाज़त मिली, बहुत अच्छे उनके अच्छे फ़ैसले उनमें से किया। तो वो कहती मुझे कोई नुकरानी बना कर ले जाए, बस एक ही बात कहती थी। तो मैं सोचता था हज का सवाब तो इसको मिल गया, जिसके दिल में इतनी आरजू गहरी है, शायद कई हज का सवाब इसको मिल चुका। और खुदा के बंदे अरबों रुपए खरबों रुपए कमा लिए, किन टर्म्स पे तजारत होगी? वो टर्म्स तय होंगी, इतने बेचैन क्यों? इनके साथ जो इनके लोग हैं सरमायादार, उनसे ये ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकते। और एक ये मोदी के साथ नहीं, मोदी के साथ उसकी तस्वीरें तो देखें, वो खड़ा हुआ यूं लोहे की लाठ बन के, और इतनी दूर वो 2 कदम आगे नहीं गया। ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा है कि अमेरिका इंडिया की बालादस्ती तस्लीम की जाए। ठीक है। इमरान खान का जुर्म ये था कि वो नहीं मानता था ये बात। चलिए, ये नहीं खत्म कर सकते, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। हारून साहब सजन जंदाल के घर गए बेटे को लेके, एक वजीर आजम जाता है एक बिजनेसमैन के घर, खुफिया मुलाकात भी तो हुई ना। बहुत कुछ है, और भी बहुत सी चीजें मंजर आम पे कभी आएंगी। ठीक है हारून साहब, एक चीज है बड़ी वो परेशान कुन है पाकिस्तान की। तेरी रुसवाई के खूने शहदा दरपे है, दामने यार खुदा ढांप ले पर्दा तेरा। बचेंगे नहीं, बचेगा इनमें से कोई भी नहीं, ये बता दो आपको। चले ठीक है हारून साहब, आप बड़ी खतरनाक बातें कभी कभी कर देते हैं। एक और ख़तरनाक बात है हारून साहब, जो ख़बरें हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट, बड़ा ज़बरदस्त प्लान था, ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, मगर इसमें मई के महीने में सरमायाकारी कम तरीन सतह पर आ गई है और हर गुजरते महीने में पिछले महीने की निस्बत कम पैसे आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? और अकाउंट्स भी कम खोल रहे हैं, हर महीने नए अकाउंट्स को नाराज हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। किस बात? देखिए किस बात पे? इमरान खान को निकालने पे, और ये भद्दे तरीके से निकालने पे। ये फौजी किस लिए नाराज़ हैं? शाहिद खान अब्बासी साहब तो कोई बादशाह आदमी है जो कहते हैं तुम कहाँ थे? यहीं थे जब नवाज शरीफ पैसे बना रहा था धड़ाधड़, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान। तो शाहिद खान अब्बासी कहाँ थे? यहीं थे ना। और ख़ुद वो शरीफ आदमी है, उनकी शोहरत अच्छी है, तो यहीं थे ना। तो उन्होंने क्या कर लिया था भाई? सवाल ही नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं 70, इसीलिए तो उनको वोट खत्म हुए। 4 काम कर रहे थे, इसलिए बेचैन थे इक़्तिदार में आने के लिए। इक़्तिदार में आने के बाद क्या मिला? वो आज डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब ने गिन के बता दिए, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा। मुकदमात अपने ख़त्म करने थे, नायब को ख़त्म कर दिया। मैंने आज नायब के अफसरों को मशवरा दिया, शादी घर खोल लें इधर नायब में। दो इतने दफातर हैं सारे मुल्क में, 2-4 करोड़ रुपए रोज़ की आमदन होगी महीने की। हाँ जी, अपना 5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए रोज़ की आमदन होगी।
अच्छा, वो मुकदमात ख़त्म करने थे, अपना ईवीएम मशीन ख़त्म करनी थी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट ख़त्म करने थे, और नैब का ख़त्म करना था। नैब के ऊपर तो वो अब भी लपकुशाई करते हैं कि बंद होना चाहिए, इसको खत्म नहीं, करें, हर चीज एहतसाब का तमाम निज़ाम खत्म होना चाहिए। आइन में तरमीम करके सिंध में का बादशाह बनना चाहिए जरदारी साहब को, बाकी मुल्क का बनना चाहिए जरदारी। आज़म नज़ीर तारिक साहब ये कह रहे थे हारून साहब कि पायलट प्रोजेक्ट कर सकते हो, ओवरसीज को हम ये नहीं कह रहे कि राइट ही नहीं दे रहे, मगर पायलट प्रोजेक्ट के जरिए देखा जाएगा कितना सूदमंद है। क्यों वो वोट नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? आपको प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए है कि उनमें इमरान खान के हामी ज्यादा, गन्ने के काश्तकारों के वोट खत्म कर दें और रिटायर्ड फौजियों के भी खत्म कर दें। बल्कि सादा बात है जी, एक कानून नाफज करे, आप तो उनके पास 2/3 मेजोरिटी है ना जी। और अपोजिशन लीडर कौन है? राजर रियाज। तरीक़े इंसाफ में, अभी मैं हूँ तरीक़े इंसाफ में। अच्छा, जो इमरान खान का हामी होगा उसका नाम लिस्ट से निकाल दिया जाए। अच्छा, वो 40% हो, 45% हो, 38% हो, 22, उनका बिल्कुल कानून बनाना चाहिए। इमरान खान को वोट देने का क्या हक है जी? है? बल्कि एक और तरमीम करें, जिसका कद जो है 5 फुट 10 इंच से ज्यादा होगा वो ना एमएनए बन सकता है, ना वो अपने वज़ीर आज़म, आप असद उमर साहब को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है आप असद उमर साहब को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अच्छा हारून साहब, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फवाद चौधरी साहब, वो भी आजकल बड़ा लाइमलाइट में अपने बयान, वो तो लड़ सकेंगे, उनका कद 5 फुट 10 इंच नहीं है। मैं असद उमर साहब की बात कर रही हूँ। 5 फुट 8 इंच होगा, उनका 7 इंच होगा। फवाद चौधरी साहब, आप हमेशा बुज़ार पे, उस्मान बुज़ार साहब पे तनकीद करते हैं, आप हमेशा खुसरो बख्तियार के नाम लेके तनकीद करते हैं। तहरीके इंसाफ के ये दोनों मेंबरान असासे हैं, ये फवाद चौधरी साहब क्लेम कर रहे हैं, और उन्हें खुद अंडरग्राउंड कर दिया गया है। अंडरग्राउंड बम बना, एटम बम बना रहे हैं। तहरीके इंसाफ का कोई असासा नहीं। 100 एकड़ जमीन पे 5 शुगर मिले, उसने कहाँ से लगा ली हैं? और मैंने रात एक साहब का, एक वो सेंसिटिव पोजीशन पे, मैं नाम नहीं ले सकता, उनका फ़ोन आया। मैंने कहा एक बात बताइए, आप उस्मान बुज़दार को अपना चौकीदार रख सकते हैं, अर्दली रख सकते हैं, बावर्ची रख सकते हैं, ड्राइवर रख सकते हैं? वो उधर क्या लगा, उन्होंने कहा कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा बस दिस इज़ द पॉइंट। ब्लंडर जो किए खान साहब ने, उसमें से एक ये था, जब वक्त आया, मैंने वैसे 7 हफ्ते पहले उनसे कहा था, जब उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा कि परवेज़ चौधरी परवेज़ लाई के हवाले कर दें, सारा जाता देखिए तो आधा दीजिए बांट। उन्होंने एग्री भी कर लिया था। अच्छा, ठीक है, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है। बिजली का मसला तो संगीन है, वो कल इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। बिजली की चोरी होती है, उसको रोका जा सकता है। कल मैं उसकी तफसीलात, आज मैंने उस पर काम किया था, मैं कल उसकी तफसील आपसे अर्ज कर दूंगा। 400 अरब रुपए बचाए जा सकते। कल तफसील आप तब अर्ज करेंगे ना जब आप आज घर जाएंगे। गाड़ी आपके पास नहीं, पेट्रोल आपकी गाड़ी में नहीं होता। नहीं, मेरी गाड़ी में पेट्रोल होता है, मैं तो घर से दफ्तर, दफ्तर से घर जाता हूँ। आज गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी कोई साहबजादे ले गए हैं। अच्छा, तो वो रात को लेट आएंगे। पेट्रोल महंगा भी बहुत है। वो महंगा तो खैर है ही। साइकिल ले लेंगे, मैं इधर से गया, यहाँ साइकिल इस्लामाबाद में आवाज नहीं है। मैंने कई दफा लाहौर में जब ये प्रॉब्लम होता था, लाहौर में प्रॉब्लम होता था ना, बात करेंगे तो मैं अपने पड़ोसियों की साइकिल पे, जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब भी साइकिल पे अपने घर मैं भी साइकिल अच्छी चला लेती हूँ। आप साइकिल ले लें, मैं स्कूटी ले लेती हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, देखने वाले अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।